नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom ऑफ MS यूनिवर्सिटी, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग हमारे TY BCom के सेमेस्टर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑडिट इसको डिस्कस करने वाले हैं और ऑडिट सब्जेक्ट के यूनिट 1 को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो यूनिट 1 है वो काफी बड़ा है और मैं यहां पे आपको 4 सेशन में 4 पार्ट में ये पूरा यूनिट 1 जो ऑडिट सब्जेक्ट का है वो क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। आज का ये हमारा पहला सेशन है, तो इस पार्ट 1 को जरूर देखें, ध्यान से देखें। इसका जो पैम्पलेट है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आपको ये पूरा चैप्टर, ये पूरा यूनिट, इसके चारों के चारों पार्ट के वीडियोस अवेल करने हैं तो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर आपको मिल जाएंगे, जिसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट 1 का, टॉपिक नंबर 1, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें ना तो ऑडिट वर्ड का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में चेक करना, टू चेक। चेक मींस ऑडिट। तो अभी देखो यहां पर ऑडिट मींस, देखो ध्यान से देखना क्या क्या वर्ड्स यूज हुए। एग्जामिनेशन और चेकिंग ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, मतलब एग्जामिनेशन करना या चेकिंग करना, किसका? बुक्स का या तो अकाउंट्स का। एंड द पर्सन कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन इज कॉल्ड ऑडिटर, मतलब चेक करने के प्रोसेस को हम कहेंगे ऑडिटिंग, और जो बंदा ये चेक कर रहा है उस बंदे को हम लोग बोलेंगे ऑडिटर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना कि भाई जो कुछ भी लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, तो वो जो लिख रहे हो उस प्रोसेस को कहेंगे ऑडिट, और जो बंदा ये चेक कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑडिटर। द वर्ड ऑडिट, ये चीज भी आपको एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकती है। डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है कम्स फ्रॉम, आवो, कम्स फ्रॉम कहां से आया है? तो ये जो वर्ड है ऑडिट, दैट कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड ऑडियर। क्या कहा है? लेटिन भाषा के ऑडियर वर्ड पर से ये ऑडिट वर्ड आया हुआ है। तो ये भी आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। लेटिन लैंग्वेज, AUDIRE, स्पेलिंग में थोड़ा ट्विस्टिंग करके आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर से एक बार, ऑडिट का मतलब होता है टू चेक द बुक्स और अकाउंट्स, और जो पर्सन उसको चेक करता है उसको हम कहेंगे ऑडिटर। जो लैंग्वेज पर से ये ऑडिट वर्ड आया है वो है लेटिन लैंग्वेज, और लेटिन लैंग्वेज के ऑडिट वर्ड पर से ये ऑडिट वर्ड बना हुआ है। द वर्क कैरिड आउट बाय द ऑडिटर फॉर चेकिंग द बुक्स और अकाउंट्स और वाउचर एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑडिट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, वही चीज यहां पर फिर से कही है। एंड द सिस्टम और प्रोसेस ऑफ सच चेकिंग ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। देखो, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, और ये चेक करने के लिए जो सिस्टम और प्रोसेस बनाया गया है उसको हम कहेंगे ऑडिटिंग। तो ये भी आपके लिए एमसीक्यू के एंगल से इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है ऑडिटिंग का मतलब? तो सिस्टम और प्रोसेस ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम कहेंगे ऑडिटिंग। चेक करने को कहता है ऑडिट, और चेक करने के लिए जो प्रोसेस या सिस्टम बनाया है उसको कहेंगे ऑडिटिंग। तो ऑडिट और ऑडिटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस ऑडिट, एंड द प्रोसेस और सिस्टम प्रिपेयर्ड और डेवलप टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड ऑडिटिंग। क्लियर हुआ यहां तक? अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब व्याख्या ऑफ ऑडिट, जो कि कहां पे दी हुई है? तो एज पर द ICAI इन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, SA मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। क्या कहा है? ऑडिट इज द डिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। पहले तो क्या बोला है? डिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब चेक करना, और वो डिपेंड है दूसरे के ऊपर, दूसरी चीज के ऊपर। किसके ऊपर? ऑब्वियसली अकाउंट के ऊपर, वो हम आगे देखेंगे। बट ऑडिट क्या है? ऑडिट इज द डिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, मतलब वो एंटिटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बनी है या प्रॉफिट का पर्पज नहीं है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, मतलब कौन सी साइज का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, मीडियम साइज का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, या कौन से फॉर्म का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोई भी फॉर्म का बिजनेस हो,
When such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑडिट। क्या कहा है फिर से ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑडिट का कोई डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सारी डेफिनेशन है, पर हम कौन सी लिखेंगे, आईसीएआई की जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में दिया हुआ है वो। तो एज पर आईसीएआई इन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट इज द डिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वो एंटिटी जो कि वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, मतलब जब भी, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो, बट ये जब चेकिंग किया जाता है विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन कि भाई ये सब कुछ सही है या गलत है, क्या आपको चेंज करने की जरूरत है, जो भी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ये चेकिंग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑडिट। तो वीडियो को पॉज करके ये ऑडिट की डेफिनेशन को आप अपने माइंड में 2-3 बार बोलिए और एक बार अपनी नोटबुक में भी प्रॉपरली लिख दीजिए। अभी दोस्तों हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। हमारी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए आपके फ्रेंड्स या आपके छोटे या बड़े भाई बहन को अवेल करना है, तो आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर से वो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स के साथ आप अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड। देखो अभी हमने डेफिनेशन जो देखी थी वो किसके हिसाब से थी, एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऑफ आईसीएआई। तो यहां पर अभी ये जो ऑडिट स्टैंडर्ड है या इसको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है, तो उसका एक ओवरव्यू, ये थोड़ा नॉलेज पर्पज से ही है, कुछ ज्यादा काम का नहीं है, बट नॉलेज पर्पज से हम लोग इसको जरूर एक बार पढ़ लेंगे। देखो द आईसीएआई बीइंग ऑन द फाउंडर मेंबर ऑफ, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, IFAC फुल फॉर्म के एंगल से ये काम की चीज है, एमसीक्यू इस एंगल से आपको प्रिपेयर करना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट, IFAC, द स्टैंडर्ड डेवलप एंड प्रोमिलगेटेड मतलब प्रमोटेड बाय AASB, इसका भी फुल फॉर्म आपको एग्जाम के लिए काम का है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB, दो आए, एक AASB और दूसरा IFAC, ये दोनों के फुल फॉर्म आपको MCQ के लिए काम लगेंगे। अभी उसमें क्या कहा है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAI आर इन कंफॉर्मिटी विथ, कंफॉर्मिटी मतलब उसके कनेक्शन के साथ, मतलब उसकी परमिशन के साथ, करस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशूड बाय, ये भी एक फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB। देखो यहां पर ऊपर AASB था ही, ये देखो ये भी AASB है और ये IAASB है, ठीक है, मतलब आगे सिर्फ इंटरनेशनल ये वर्ड ऐड हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहां से जो काम की चीज है वो आपके लिए ये 3 फुल फॉर्म ही है, ठीक है, ये 3 फुल फॉर्म एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग याद रखोगे। पहला है IFAC जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट, उसके बाद AASB ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसी के अंदर I एक और ऐड हो जाता है IAASB, तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। नाउ फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, अभी वो कौन कौन से अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल, कलेक्टिवली नोन एज द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। अभी कौन कौन से ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स ये इश्यू हुए हैं बाय दिस AASB ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किया है, तो जो मैंने ब्लू कलर से बोल्ड किया है वो आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग किसको अप्लाई होगा, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेन वर्ड है हिस्टोरिकल, पास्ट की इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इस्तेमाल होंगे। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SRE, स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट टू बी अप्लाइड इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये SRE भी किसके लिए होगा, मेन वर्ड है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो यहां पे ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और यहां पर है
रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी हिस्टोरिकल। देन नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SAD is to be applied in assurance engagement dealing with subject matter other than, देखो subject matter other than historical financial information, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के अलावा की चीजों के लिए अप्लाई होंगे। तीन चीज आई, पहला आया स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट के लिए, देन स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के लिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद रखना दोस्तों, मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, ऑडिट ऑफ फाइनेंस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड जो फोर्थ वन है दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज टू बी अप्लाइड टू एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन द प्रोसीजर to information compilation engagement and other related services engagement may be applied or may be specified by ICAI। मेन जो आपको याद रखना है वो चार नाम कौन कौन से है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, देन SR is स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, देन स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब यहां पे आप एक माइनर चेंज क्या करोगे, ये स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है तो SREs होगा, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये होगा SS मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, देन SREs मतलब कि स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और उसके बाद है SAEs, देखो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट SAEs मतलब स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तीन नाम क्या याद रखने हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SA, देन SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विसेज SRS। ये आपको चार नाम याद रखने। और एक और मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं दोस्तों जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड काम लगेगा, वो है GAS, जिसका फुल फॉर्म याद रखना एग्जाम के लिए काम लगेगा, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जैसे आप लोग अकाउंट में पढ़ चुके थे GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे यहां पर है GAS जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और यहां पर आपको जो चार फुल फॉर्म याद रखने वो कौन कौन से हैं, तो मैं यहां पर आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। S is स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, जस्ट अ मिनट, इसको मैं S is स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, देन SR is स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SA is स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड SRS यानी कि स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्लियर। इसके बाद है दोस्तों स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQS, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है, SQCs स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो यहां पर देखो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जिसमें क्या आएगा, सर्विसेज कवर्ड बाय प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द ऑथोरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAI, जिसमें दो टाइप की सर्विसेज कवर होगी, आपके नॉलेज के लिए है, एक होगी एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी उसके रिलेटेड सर्विसेज। पहली आएगी एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी रिलेटेड सर्विसेज। नाउ एश्योरेंस सर्विस के अंदर क्या कवर होगा, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या कहा है, एश्योरेंस सर्विसेज कवर्स फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके अंदर अगेन दो सब टाइप आएगी, एक ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो क्या कहा है, ऑडिटर्स रिव्यू, ऑडिटर्स ऑडिट और रिव्यू दो चीज आएगी, ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो अदर देन, ये अदर देन और ये उसी के लिए। तो क्या ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर दो तरह की चीजें, एक ऑडिटर्स रिव्यू ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सेकंड अदर देन
ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जिसमें कौन कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे? तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 100 से लेके 999 तक, जबकि स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जो एसआरईज आया है, ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड काम का है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कौन कौन से है? 100 से लेके 999 तक, जबकि एसआरईज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट वो है 2000 to 2699, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम लोग एसएईज की बात करें, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000 to 3699, ये आपको याद रखना होगा। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 100 से लेके 999, देन एसआरईज 2000 to 2699 एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस यानी कि एसएईज, तो एसएईज रहेगा 3000 to 3699। और वहीं पे हमारी जो रिलेटेड सर्विसेज की बात है, ये वाला पार्ट रिलेटेड सर्विसेज, उसके अंदर आएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज यानी कि एसआरएस 4000 to 4699। तो आपको जो याद रखना था वो समरी फॉर्म में बता देता हूं। 4 चीजें। पहला स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, देखो ये जो समझा है ना वही वाला, ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कौन से है? 100 से लेके 999, ये नंबर्स आप लोग याद रखोगे, 100 to 999। उसके बाद आया एसआरईज यानी कि स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2000 से लेके 2699। थर्ड आया एसएईज, एसएईज जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000 to 3699 एंड फाइनली एसआरएस यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4000 to 4699। ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है और इनका फुल फॉर्म भी, ये आप लोगों को खास ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूएस में आती है, ये चीज ध्यान रखोगे। नाउ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये नॉर्मल नॉलेज के लिए है जो मैंने आपको आगे भी समझा दिया। देखो, द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर फॉर्मुलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये एसएस यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कौन फॉर्मुलेट करेगा? फॉर्मुलेट करेगा मतलब कि बनाएगा, तो वो बनाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना है, चेक करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बनाएगा। उसके बाद सेकंड है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, अभी ये ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का? टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए हुए होंगे यानी कि चेक किए हुए होंगे, तो उससे होगा क्या दोस्तों कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, जो आप लोग आगे भी पढ़ चुके हो, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, तो वो लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कंपनी के, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं वो ऑडिटर ने ऑडिट किए हुए हैं, चेक किए हुए हैं, मतलब कि ये सही होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑडिट करने का वो क्या है कि जो यूजर्स है ना, उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट ये बढ़ जाए। देन थर्ड, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब खातरी, अबाउट whether the financial statement as a whole are free from material misstatement and whether due fraud or error and report of the financial statement in accordance with the auditor's finding। ये दो चीजें हैं कि क्या ओवरऑल ऑडिट का पर्पस रहेगा कि वो यहां पर ऑब्टेन कर सके रीजनेबल एश्योरेंस, खातरी करी सके, चकासी सके कि जो भी यहां पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसके अंदर कुछ भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हुआ है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट मतलब काम की बातों को, इंपॉर्टेंट चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है। मिस्ड स्टेटमेंट मतलब रॉन्ग प्रेजेंट करना, एंड मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट, तो मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें, एंड मिस स्टेटमेंट मतलब रॉन्ग प्रेजेंटेशन।
तो ये एक एश्योर हो जाता है कि भाई चलो यहां पर कोई भी काम की चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है, और अगर कुछ भी फ्रॉड या एरर कुछ भी डिटेक्ट होता है तो उसको प्रेजेंट किया जाएगा। देखो यहां पर ये गलत है, यहां पर ये फ्रॉड जैसा लग रहा है, वो सारी चीजों को रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये थर्ड चीज है। देन फोर्थ, द ऑडिटर अप्लाइड ईच स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग रिलेवेंट टू द ऑडिट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई करेंगे, वो ऑडिट में जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा वो उसी को अप्लाई करेगा, सारे के सारे अप्लाई नहीं करेगा, ये तो कॉमन सा बात है। एसेज डील्स विद द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है वो क्या दिखाते हैं, ऑडिटर की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो आपको ये ध्यान में रख के ये चीजों को फॉलो करते हुए ऑडिट करना है, ताकि ऐसा ना हो कि ऑडिटर भी कुछ गलत चीजें करे। as well as the auditor's further consideration relevant to the application of those responsibilities together with related guidance in the form of application and other explanatory material। मेन चीज की है कि the SS यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग्स डील विद द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड इट ऑल्सो कंटेन्स इंट्रोडक्टरी मटेरियल दैट प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट टू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आपको ये ऑडिटिंग को समझने के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट मतलब जरूरी रेफरेंस भी यहां पे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी ऑडिटर है या जो भी यूजर्स है वो रीजनेबल एश्योरेंस के साथ उसके ऊपर भरोसा कर सके। तो ये चीज दोस्तों आपके नॉलेज के लिए था, बट फिर भी इसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर? चलो अगर यहां तक की चीजें समझ में आ गई है तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ये आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में भी आने के चांसेस है। तो देखो जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब प्राथमिक उद्देश्यों, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब गौण उद्देश्यों। तो देखो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है कि ऑडिटिंग का क्या रहेगा, टू रिपोर्ट एंड एक्सप्रेस द ओपिनियन। मतलब रिपोर्ट करो कि कुछ गलत हुआ है या नहीं, या सब कुछ सही से किया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं, जो लॉ एप्लीकेबल है वो लॉ फॉलो हुए हैं या नहीं, ये रिपोर्ट करना, और उसके जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी ओपिनियन है उन सबको एक्सप्रेस करना यानी कि प्रेजेंट करना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दो है, एक रिपोर्ट करना और उसके ऊपर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर दो कैटेगरी आएगी, एक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, देखो ये, और दूसरा है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। देखो दोनों चीजें अलग अलग है। एक एरर है, गलतियां है, गलती हो सकती है, तो हम कैसे गलतियों को डिटेक्ट कर सके और उसको प्रिवेंट करना मतलब रोकना, प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप और डिटेक्ट का मतलब होता है फाइंड। तो आप कैसे ગલતીઓ को फाइंड कर सकते हैं, શોધવું, કેવી રીતે તમે ભૂલોને શોધી શકો છો અને કેવી રીતે ભૂલોને પ્રિવેન્ટ मतलब रोकी सको છો, ये भूल के लिए, एरर के लिए। वहीं पे फ्रॉड मतलब जो जानबूझ के करते हैं, तो ये फ्रॉड को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। अभी इसके अंदर अलग अलग टाइप के एरर्स हो सकती है। देखो एरर्स क्या होगी, क्लैरिकल एरर्स हो सकती है, क्लैरिकल एरर्स जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, या आप अकाउंट में पढ़ चुके हो, भूल सुधारणा नोंध કરીને चैप्टर આવતું હતું अकाउंटમાં, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसके अंदर आ चुका है कि आप ओमिट कर चुके हो, ओमिट करूं मतलब भूल ही जाओ। कॉम्पेंसेशन कमीशन, कमीशन की एरर मतलब गलत अमाउंट लिख दी हो, गलत साइड पे लिख दिया हो, वो हो गई एरर ऑफ कमीशन। डुप्लीकेशन यानी कि एक एक एंट्री दो दो बार हो गई है कोई, तो डुप्लीकेशन यानी कि डबल एंट्री। या कॉम्पेंसेटरी एरर, कॉम्पेंसेटरी मतलब एक गलती हुई है, उसके ऑपोजिट साइड पे दूसरी गलती हुई है, अभी अकाउंट के एंगल से दोनों गलतियों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रही है, बट फिर भी गलती तो है। तो यहां पर ये कॉम्पेंसेटरी एरर, ये सब होती है एरर, चार टाइप की एरर। एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग नेम वगैरह। डुप्लीकेशन की एरर मतलब डबल टाइम हो जाना, या कॉम्पेंसेटरी एरर। वहीं पे एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, तो सिद्धांत नहीं भूलो। लाइक इनकरेक्ट एलोकेशन, आपने गलत जगह पे लिख दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई असेट खरीदते वक्त कोई खर्चा होता है तो वो असेट की प्राइस में ऐड किया जाता है, ना कि एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है, और आपको ये पता नहीं था और गलती से आपने उसको एक्सपेंस में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट एलोकेशन किया आपने एक्सपेंस का। या कमीशन ऑफ आउटस्टैंडिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज,
या इनकरेक्ट वैल्यूएशन किया बिकॉज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपको सिद्धांत नहीं पता था। वहीं पे फ्रॉड की अगर बात करें, फ्रॉड मतलब जानबूझ के हम गलत करते हैं, तो इसके अंदर पहली कैटेगरी आएगी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन करना मतलब मिस यूज करना, मिस यूज करना कैसे कर सकते हो? इन्फ्लेटिंग पेमेंट, इन्फ्लेटिंग पेमेंट એટલે વધારો, मतलब एक्चुअली में 50 रुपए देने थे, हमने बताया 150 रुपया देना है, 150 रुपया देगा, 50 की जगह पे हमने 150 का पेमेंट दिखाया और 100 रुपए अपनी जेब में डाल दिए। वो एक बहुत बार आपको सुनने में आया होगा, जोक या मीम देखा होगा शायद इंस्टा पे, कि स्कूल में कैसे स्कैम होता है। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि भाई कल हमारे स्कूल में ग्रुप फोटोग्राफ है और उसके लिए सबको 20 रुपए घर से लेके आना है। तो घर पे जाता है बच्चा और मम्मी को बोलता है, मम्मी कल है ना स्कूल में ना ग्रुप फोटोग्राफ है और उसके लिए ना हमको 100 रुपए लेके जाना है। बच्चे ने मम्मी को टोपी पहनाई कि मम्मी के पास से 100 रुपए लूंगा और 20 रुपए वहां पे देके 80 रुपीज की मेरी इनकम, इन्फ्लेटेड पेमेंट दिखाया। अभी शाम को पापा है, मम्मी पापा को बोल रही है, कल है ना टप्पू के पापा, कल है ना टप्पू की स्कूल में ग्रुप फोटोग्राफी है और 500 रुपए उसके लिए देने हैं। मम्मी उससे भी बड़ी टोपी बाज निकली, पापा को और बड़ी टोपी पहनाने के बारे में सोचा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लेटेड पेमेंट, 20 का 100, 100 का 500 दिखाया, पर बाप तो बाप होता है, बाप ने बोल दिया कल छुट्टी स्कूल में। मतलब कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, सबके जो प्लानिंग थे उसके लग गए। तो यहां पर मेन चीज क्या है, इन्फ्लेटेड पेमेंट मतलब जितना एक्चुअल पेमेंट हुआ है उससे ज्यादा पेमेंट दिखाना और बाकी की अमाउंट अपनी जेब में डालेंगे। या सप्रेसिंग रिसिप्ट, सप्रेसिंग मतलब छुपाओ, मतलब जो रिसिप्ट हुई है, इनकम हुई है, दिखाएंगे नहीं, सप्रेस, कम दिखाओ। 5,000 मिले ना, 500 ही रुपए मिले, पैसे ही नहीं है मेरे पास। 5,000 मिले, 5 लाख मिले, 5 करोड़ मिले, 500 ही रुपए है मेरे पास। तो सप्रेसिंग रिसिप्ट, पैसे, इनकम को कम बताएंगे, एक्सपेंस को ज्यादा दिखाएंगे। या टीमिंग एंड लेडिंग मेथड, मतलब इसमें दोनों चीजों को मिक्स किया जाता है, वो आगे हम ऑडिट में पढ़ेंगे। जबकि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, ये क्या फ्रॉड होता है, मतलब पैसों के साथ आप छेड़खानी नहीं करते, यहां पे अकाउंट के अंदर जो आप लिखते हो ना उसके अंदर क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, आपने विंडो ड्रेसिंग कई बार देखा होगा, आप कहीं पे बाहर घूमने के लिए जाते हो तो कोई कपड़ों की दुकान होगी ना, तो बाहर स्टैच्यू होता है, उसके ऊपर अच्छे से कपड़े पहनाए होंगे, तो वो क्या दिखाता है कि एक्चुअली में स्टैच्यू अच्छा नहीं है पर उसके ऊपर बढ़िया से कपड़े पहना के उसको डेकोरेट कर दिया है, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। उसी तरह से अकाउंट हमारा बहुत बुरा है, बहुत घटिया है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्यादा कम अमाउंट कर रहे हैं, मतलब अकाउंट के अंदर हम इंफॉर्मेशन को छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब हमने दिए 20 रुपए ही है, 20 का ही खर्चा हुआ है, दिखा रहे 200 अकाउंट में, एक्चुअली में नहीं। अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या था कि पापा के पास से ले ही 500 रुपए रहे थे, मम्मी मम्मी के पास से बेटा ले ही रहा था 100 रुपए, तो वो क्या हुआ यहां पर कि वो ले ही ज्यादा रहे थे अमाउंट, जबकि यहां पर अमाउंट 20 रुपए, तो 20 रुपए ही है, बट अकाउंट के अंदर ऐसे दिखाएंगे 2,000 रुपए बच्चे के फोटोग्राफ के लिए दिए, तो ये क्या हुआ, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट। या फिर सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं पता है, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाते हैं, यहां पर एक्सपेंस को ज्यादा दिखा के, एक्सपेंस ज्यादा दिखाएंगे, इनकम कम दिखाएंगे, और जो डिफरेंस होगा ना, मतलब जो पैसा हमारे पास बचा उसको छुपा के सीक्रेटली रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं फ्रॉड करने के, और ऑडिट क्या करेगा, इन सबको चेक करता है। ऑडिट का काम क्या है, ये सारी चीजों को पकड़ना, ये ऑडिट का काम है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको डिटेल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जो कि आप आराम से एक एक सेंटेंस लिखोगे तो बढ़िया लेवल पे आप अपना आंसर कंप्लीट कर पाओगे। अभी देखो फ्रॉड के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर दैट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड, ठीक है। नाउ एरर्स, यहां पे जो है वो पहली बात है एरर की, यहां पर फ्रॉड नहीं है, यहां पे आएगी एरर। फ्रॉड हम लोग इसके बाद वाले सेकंड वाले पार्ट में लेंगे, एरर्स, ठीक है। एरर्स तो टाइप्स ऑफ एरर्स जो कि मैंने ऊपर ही समझा दिया, देखो यही चीज है, बट आपको डिटेल में पूछा है तो ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे, इलेबोरेट कर सो मतलब वर्णन कर सो, एक्सप्लेन करोगे। तो यहां पर पहला है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूली जाऊं, लखवानुज भूली गया। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, मतलब ट्रांजैक्शन पूरा ही भूल गए, संपूर्ण भूली जाऊं, तो ये हो गया हमारा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन।
जबकि पार्शियल ओमिशन मतलब थोड़ुक लख्યું થોડુંક ભૂલી ગયા, लाइक एक एंट्री हमने दे दी, दूसरी एंट्री देना भूल गए, तो ये क्या हो गया, पार्शियल ओमिशन। देन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या हो सकता है, मिस्टेक इन नेम हो सकता है, मतलब गलत नाम लिख दिया, अमिताभ के पास से पैसे मिले और हमने अभिषेक लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ नेम, रॉन्ग नेम, मिस्टेक इन नेम या मिस्टेक इन अमाउंट। एक्चुअली में 10,000 रुपए थे सेल्स का, बट हमने गलती से 100 या 1,000 या इवन 1,00,000 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग अमाउंट, पहले रॉन्ग नेम, रॉन्ग अमाउंट। देन मिस्टेक ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या हुआ होगा, अकाउंट गलत ले लिया, मतलब कि एक्चुअली में सेल्स किया है तो वो सेल्स बुक में लिखना चाहिए, गलती से कहां पे लिख दिया, परचेस बुक में। उसी तरह से मिस्टेक इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, लेजर पोस्टिंग जो करता है ना, खाता वही प्रति खतौनी, तो उसमें हमने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ये अमिताभ की जगह पे गलती से हमने अभिषेक के अकाउंट में लिख दिया पोस्टिंग करते वक्त। तो पहला क्या था, लिखते वक्त, जर्नल लिखते वक्त, फिर पोस्टिंग करते वक्त ये गलती हो सकती है, रॉन्ग साइड पे लिख दिया, मतलब लिखा अमिताभ के ही अकाउंट में, बट डेबिट साइड की जगह पे गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, एक्चुअली में डेबिट साइड पे लिखना था, गलती से लिख दिया क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली मिस्टेक इन पोस्टिंग दी अमाउंट, एक्चुअली में 10,000 रिकॉर्ड करने थे, गलती से 1,000 रिकॉर्ड कर दिया, या टोटल जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में फाइनली, तो टोटल करने में गलती से हमने 10,000 की जगह पे इस तरह से लिख दिया, मतलब 1,000 ही, तो ये टोटल की एंट्री, टोटल का गलती, वो भी क्या हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन। देन कॉम्पेंसेटिंग एरर या ऑफ सेटिंग एरर, मतलब टू और मोर एरर्स काउंटर बैलेंस ईच अदर, मतलब के जब अमिताभ के पास से 1,000 रुपए मिले ना, तो हमने गलती से अभिषेक के अकाउंट में लिख दिया, और बाद में जब अभिषेक के पास 1,000 मिले तो हमने गलती से अमिताभ के अकाउंट में लिख दिया, अमिताभ से मिले तब अभिषेक का अकाउंट, अभिषेक से मिले तब अमिताभ का अकाउंट, मतलब एरर क्या हो गई, ठीक हो गई, बट एक्चुअली में एरर तो हुई है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पेंसेटिंग एरर या ऑफ सेटिंग एरर्स। देन एरर ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब डबल बार हो गया, वन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, मतलब 1,000 रुपए अमिताभ के अकाउंट में लिख रहे थे, वो हमने गलती से 2 बार लिख दिए, गलती से, तो एक बार लिखा, फिर इधर उधर दोस्तों से बात करने में, किसी को देखने में दिखा, फिर से अमिताभ वाला 1,000 लिख दिया, 2 बार हो गया, मतलब डुप्लीकेशन होगा, तो भी गलती हो गई। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत नहीं भूल, कि जो आपको पता ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड होता है, बिकॉज अकाउंट के लेक्चर के टाइम पे जब आपको आपके टीचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे थे, तब आपने गुल्ली मारी, या सर उस वक्त मैं ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करता था और मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो यहां पर आपको अकाउंट के प्रिंसिपल्स नहीं पता, सिद्धांत नहीं खबर, એટલે ભૂલ થઈ, તો એને કહીશું એરર ઓફ પ્રિન્સિપલ। when the entries are recorded against the basic principle of accounting, then it is called error of principle। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, जो कि क्या कहता है, एक्सपेंस एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, वो असेट की प्राइस में ऐड करने चाहिए, पर गलती से आपने एक्सपेंस दिखा दिया, बिकॉज आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता थे। अभी यहां पर डिटेक्शन ऑफ एरर्स, भूलने पकड़वी केवी रीते, तो सबसे पहले तो हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल એટલે કે આમનોંધ अथवा सब्सिडियरी बुक मतलब पेटा नोंध, वो देखेंगे। तो क्या चेक करेंगे, चेकिंग ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज लाइक कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल, परचेस बुक वगैरह, आप चेक करो, वहीं पे आपको मिल जाएगा। जर्नल लिखते वक्त या सब्सिडियरी लिखते वक्त आपने गलती की हो सकती है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल आमनोंध या सब्सिडियरी बुक पेटा नोंध चेक करने से आपको ये गलतियां मिल जाएगी। देन सेकंड इज लेजर खतवणी के खाता वही, तो हम क्या करेंगे, जो अकाउंट्स है उसके ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे, और यहां पर टोटल सभी अकाउंट का जो किया होगा वो चेक करेंगे, एंड पोस्टिंग फ्रॉम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर, ये 3 जगह पे गलतियां हो सकती है, या तो ओपनिंग एंट्री लिखने में गलती कर दी, या तो फिर जो हमने जर्नल या सब्सिडियरी ऊपर से लेजर पोस्टिंग किया तो वहां पे शायद गलती कर दी, या तो फिर जब हम फाइनल टोटल कर रहे थे, क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ रहे थे, इसका मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ढूंढते वक्त हमने गलती कर दी, तो या तो ओपनिंग बैलेंस ढूंढ लिखने में गलती, या तो
जर्नल या सब्सिडियरी पर से लेजर पोस्टिंग करते वक्त गलती, या तो फाइनल अकाउंट का टोटल और बैलेंस कर रहे हैं यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ रहे हैं तब गलती हो सकती है, तो वो चेक करेंगे। ट्रायल बैलेंस काचू सरवैयू, तो देखो टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी चेक्ड, मतलब उधार और जमा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की अमाउंट चेक की जाएगी टू एंश्योर दैट ऑल द बैलेंस स्पेशली कैश एंड बैंक आर टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, की हर एक लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट हो गए हो और वो भी राइट साइड पे, डेबिट वाले डेबिट, क्रेडिट वाले क्रेडिट पे ये लिख दिए हो। एंड दूसरे पॉइंट्स लाइक द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिजल्टेंट अमाउंट माइट हैव बीन पुट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, अभी कुछ काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर को आप कैसे रोक सकते हो, तो देखो प्रिवेंशन ऑफ एरर कैन बी अचीव्ड बाय केयरफुल एंड एक्यूरेट एंड क्वालिफाइड स्टाफ, मतलब अच्छा स्टाफ रखो। अगर केयरफुल, एक्यूरेट एंड क्वालिफाइड स्टाफ होगा, होशियार लोग होंगे मेरे जैसे, तो वो लोग एरर को रोक पाएंगे, गलती नहीं होने देंगे, क्योंकि लिखने में गलती होती है। अभी जो बंदा लिख रहा है वो बहुत होशियार है, वो बहुत ध्यान रखता है, तो गलती कहां से होगी भाई। तो एक ये, देन मोर ओवर देयर शुड बी साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेकिंग इन ऑपरेशन, इंटरनल सिस्टम भी बढ़िया लेवल पे होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो वर्क है ना वो 2 क्लर्क के बीच में डिवाइड करो। अभी एक क्लर्क ने जो अकाउंट लिखा होगा उसको बी क्लर्क चेक करेगा, और बी क्लर्क ने जो अकाउंट लिखा होगा वो ए क्लर्क चेक करेगा। तो क्या होगा कि इंटरनल चेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये खुद होशियार है, गलतियां मोस्टली नहीं होने देता, पर अगर इससे गलती होती भी है तो मिस्टर बी है चेक करने के लिए। सिमिलरली मिस्टर बी जो अकाउंट लिखते हैं वो खुद भी बहुत होशियार है, बट फिर भी वो जो अकाउंट लिखते हैं उसको चेक करेगा ए, तो यहां पे गलतियों के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ही कम। तो यहां पे हमारे ऑडिट के यूनिट 1 का पार्ट 1 हम लोग खत्म कर रहे हैं। इस पैम्पलेट की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप से आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट एजुकेशन आप अवेल करना चाहते हैं फॉर एफवाई बीकॉम, एसवाई बीकॉम, टीवाई बीकॉम, 11th 12th कॉमर्स, कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स के लिए, तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन को एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। विद दैट सेड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।